पढ़ाई तुम्हारे द्वार अंतर्गत आज के इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेसन में हम जानेंगे भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा के बारे में। मैं सुरेशपुरी गोस्वामी, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला भंवरपुर, संपूर्ण केंद्र लोधिया, विकासखंड बरमकेला, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ में पदस्थ हूँ। आज बच्चों हम कक्षा 5वीं के पर्यावरण विषय के अंतर्गत पाठ 23 गोवा की सैर का यहाँ पर चर्चा करेंगे और वीडियो के द्वारा जानेंगे इस पूरे पाठ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि चित्र में देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आपके पाठ 23 में गोवा के सैर पाठ दिया गया है। गोवा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गोवा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे छोटा राज्य है। गोवा के जो पड़ोसी राज्य हैं वह महाराष्ट्र और कर्नाटक है। गोवा पूरी दुनिया में अपने सुंदर समुद्री किनारों के लिए और यहाँ पर जो चर्च हैं उनके लिए जाना जाता है। गोवा राज्य की स्थापना 30 मई वर्ष 1987 को हुई थी। इसके पहले यहाँ लगभग 450 सालों तक पुर्तगालियों ने शासन किया और 19 दिसंबर 1961 में भारत देश ने ऑपरेशन विजय के पश्चात गोवा को अपने भारतीय प्रशासन में मिला लिया। ध्यान रहे, जब पूरे भारत देश में अंग्रेज़ों का राज था तो गोवा में पुर्तगालियों का राज था, अंग्रेज़ों का शासन नहीं था। गोवा की जो राजकीय भाषा है वह कोंकणी है। हालांकि यहाँ कोंकणी और मराठी दोनों भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, परंतु राजकीय भाषा कोंकणी है। गोवा की राजकीय पक्षी बुलबुल, राजकीय पशु गौर, राजकीय वृक्ष मत्ती और गोवा की जो राजधानी है वह है पणजी। गोवा का समुद्र तट लगभग 101 किलोमीटर लंबा है। गोवा में जो कुल जनसंख्या है उसके 60% संख्या हिंदू धर्म के लोग हैं और 28% यहाँ ईसाई धर्म के लोग हैं। गोवा का कुल क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 14,58,000 है। यहाँ का जो प्रसिद्ध खेल है वह है फुटबॉल और यहाँ फुटबॉल के बहुत सारे क्लब हैं। हालांकि यहाँ पर हॉकी भी खेला जाता है। गोवा अगर हमको जाना हो तो हम किस तरीके से जा सकते हैं? गोवा जाने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ से 2 साधन हैं। एक तो हवाई मार्ग के द्वारा हवाई जहाज़ से जा सकते हैं और दूसरा रेल मार्ग के द्वारा रेलगाड़ी से जा सकते हैं। अगर हम हवाई जहाज़ से जाते हैं तो गोवा में 2 ऐसे जगह हैं जहां पर हम लैंड कर सकते हैं। वहां के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध है। एक है डेबोलिम जो यहाँ का एयरपोर्ट है और दूसरा पणजी एयरपोर्ट। अगर हम रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं, रेलगाड़ी से गोवा जाना चाहते हैं, क्योंकि यह हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत दूर है, तो लंबी दूरी के लिए रेलगाड़ी में रिजर्वेशन अगर हम कराते हैं तो रिजर्वेशन कैसे कराते हैं, रिजर्वेशन का टिकट कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यात्रा के पहले हमको टिकट को आरक्षित करवाना पड़ता है। आरक्षण का यह काम हम रेलवे स्टेशन जाकर भी कर सकते हैं या किसी जो साइबर कैफे कंप्यूटर दुकान होता है वहाँ पर जाकर भी कर सकते हैं। यात्रा के लिए जब हम टिकट को रिजर्वेशन कराते हैं, आरक्षण कराते हैं, तो हमें रेलगाड़ी में एक लंबी सी सीट सोने के लिए मिलती है। गद्देदार सीट होती है, सोने के लिए मिलती है, जिसे बर्थ कहते हैं। सोने के लिए जो लंबी सीट मिलती है उसे बर्थ कहते हैं। ध्यान रहे, यह केवल रिजर्वेशन कराने पर मिलता है। जनरल टिकट हम जब लेते हैं तो इस तरह से बर्थ हमको नहीं मिलता है। ये एक रेलगाड़ी का टिकट है। इसमें देखिए बहुत सारी जानकारियाँ रहती हैं, ट्रेन नंबर, PNR नंबर और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, इस टिकट में कोच नंबर यानी बोगी नंबर, कौन से डिब्बे में हमको बैठना है, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है S14। ये मैं थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पर ये इस जगह पर S14 डिब्बे में हमको बैठना है। अच्छा,
S14 डिब्बा भी बहुत बड़ा होता है। उसमें जो बर्थ नंबर है, हमारा जो सोने का सीट नंबर है, वह कौन सा होगा, तो उसका भी इस रिजर्वेशन वाले टिकट में उल्लेख रहता है। यह है 33 नंबर, यानी हमारा बोगी नंबर हो गया S14 और टिकट नंबर हो गया 33, जो इस क्षेत्र में यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे गोवा। गोवा के बारे में जैसे मैं बता चुका हूँ, थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। गोवा में इतिहास गोवा का जानते हैं। गोवा का जो उल्लेख है वह महाभारत काल से चालू होता है। महाभारत काल में गोवा का उल्लेख मिलता है। यह गोप राष्ट्र यानी गाय चराने वालों के देश के रूप में इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। संस्कृत के ग्रंथों में गोवा को गोपकपुरी, गोपकपट्टन कहा गया है और साथ ही कई पुराणों में इसका वर्णन गो अंचल, गोवापुरी, गोमंत, गोउबा, कोंकण काशी इस नाम से भी इसका उल्लेख मिलता है। जिस स्थान का नाम पुर्तगाली यात्रियों ने गोवा रखा वह आज का एक छोटा सा समुद्र तटीय शहर या कस्बा कह सकते हैं, जिसका नाम है गोअवेल्हा। बाद में उस पूरे क्षेत्र को गोवा कहा जाने लगा जिस पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। जनश्रुति के अनुसार गोवा, जिसमें कोंकण क्षेत्र भी शामिल है और जिसका विस्तार गुजरात से लेकर केरल तक था, इसकी रचना भगवान परशुराम ने की थी और उन्होंने एक यज्ञ के दौरान अपने बाणों की वर्षा से समुद्र को पीछे धकेल दिया था। आज भी गोवा में कई स्थानों का नाम वाणावली, बाणस्थली है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व गोवा में मौर्य वंश का शासन था और जब पहली शताब्दी में गोवा में कोल्हापुर के सातवाहन वंशों का शासन हुआ। फिर 580 ईस्वी से 750 ईस्वी तक यहाँ चालुक्य वंश के राजाओं ने शासन किया और वर्ष 1312 में यह गोवा दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ। विजयनगर सम्राट हरिहर प्रथम ने 100 वर्षों तक गोवा में शासन किया। सन 1469 में पुनः यह दिल्ली सल्तनत के बहामी सुल्तान के अधीन हुआ। बीजापुर के आदिल शाह का इस पर फिर कब्जा हो गया और उन्होंने गोवावेल्हा को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। सन 1510 में पुर्तगालियों ने स्थानीय सहयोगी तिमैया की मदद से जो सत्तारूढ़ बीजापुर सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह, उनको पराजित कर दिया और गोवावेल्हा में पुर्तगालियों ने अपने स्थायी राज्य शासन का स्थापना किया। भारत ने 1947 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की। भारत ने अनुरोध किया कि भारतीय उपमहाद्वीप में पुर्तगाली प्रदेशों को सौंप दिया जाए, किंतु पुर्तगाल नहीं माना। पुर्तगाली प्रदेश का मतलब गोवा, दमन और दीव, इन तीनों पर पुर्तगालियों का शासन था। इस पर 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय, ध्यान दें ऑपरेशन विजय, एक कारगिल में भी जो अभियान चला था उसका भी नाम ऑपरेशन विजय था और ये 1961 में जो भारतीय सेना ने गोवा को कब्जा करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम भी ऑपरेशन विजय था। ऐसा सैन्य संचालन कर भारतीय सेना ने गोवा, दमन, दीव को जीत लिया और इन तीनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कब? 19 दिसंबर 1961 को। तब से यह केंद्र शासित प्रदेश भारत के अधीन था और 30 मई 1987 को गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया, जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश ही रहे। अब आगे बढ़ते हैं। यह है पुरानी गोवा का एक चित्र है। इसमें स्क्रीन पर देख रहे होंगे लिखा हुआ है पोर्तुगीज टेरिटरी, यानी पुर्तगालियों का यह क्षेत्र था। पुर्तगाल शासन के अंतर्गत यह आता था और यहाँ पर लिखा है क्या, कोंकण 25 किलोमीटर और मरगांव 65 किलोमीटर। यानी ये जो पूरा क्षेत्र था गोवा का और गोवा के आसपास का क्षेत्र, यहाँ पुर्तगालियों का शासन था। ये देखिए पुर्तगाली ऑफिसर्स दिख रहे हैं और यह है गेटवे ऑफ गोवा। जो ओल्ड गोवा थी, गोवावेल्हा, वो समुद्र के किनारे स्थित थी और
यह एक व्यापार का प्रमुख केंद्र था। मतलब यहाँ से पुर्तगाल और यूरोप को समुद्री मार्ग से पानी जहाज़ के द्वारा सामान का लाना ले जाना होता था। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात होता था। तो भारत में प्रवेश करने का यह द्वार था, गोवा वेल्हा का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। गेट वे ऑफ गोवा प्राचीन है, उस समय का बना हुआ है, आज भी यह मौजूद है। ये है जो जिसका नाम वास्तव में गोवा था, ओल्ड गोवा जिसे कहते हैं। ये जहाँ पर पुर्तगालियों ने अपना प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया था और यहीं से पूरे क्षेत्र को उन्होंने विस्तार करके कब्जा किया। इसका नाम है गोवा वेल्हा, लिखा हुआ है वेलकम टू गोवा वेल्हा। ये देखिए गोवा वेल्हा, और यहाँ लिखा है विलेज पंचायत, मतलब यह छोटा सा एक गांव है, ग्राम पंचायत है गोवा वेल्हा। जबकि ये अपने अतीत में देखें, प्राचीन काल में, तो जिस समय ये अपने चरम पर था व्यापारिक केंद्र के रूप में, उस समय ये लंदन से भी बड़ा एक शहर जैसा था। लेकिन बाद में यहाँ पर हैज़ा और मलेरिया का जो प्रकोप हुआ, उसके कारण इस गोवा वेल्हा को छोड़ करके पुर्तगाली और यहाँ की जो जितनी जनता यहाँ निवास करते थे, वो इस क्षेत्र को छोड़कर पलायन कर गए, जिसके कारण आज यह क्षेत्र संकुचित होकर के छोटा सा एक गांव के रूप में है। कि प्राचीन काल में यह प्रमुख व्यापारिक शहर था। आगे इसमें आप देख पा रहे होंगे गोवा छोटा सा राज्य है और यहाँ मात्र 2 जिले हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। ऊपर का हिस्सा चित्र में देख पा रहे होंगे, यहाँ मैंने रेखांकित कर दिया है उत्तरी गोवा या नॉर्थ गोवा, और नीचे का जो हिस्सा है वह दक्षिणी गोवा या साउथ गोवा। ऊपरी हिस्सा महाराष्ट्र बॉर्डर से लगता है, महाराष्ट्र राज्य से लगता है, और निचला हिस्सा जो है वह कर्नाटक राज्य से जुड़ा हुआ है। गोवा में कोंकणी और मराठी भाषाएं बोली जाती हैं, जो यहाँ के स्थानीय निवासियों की भाषा है। और गोवा की जो राजधानी है वह पणजी है। गोवा में बड़े बड़े शहर का अगर नाम लें तो उसमें मर्मगांव है और मड़गांव है, पणजी है, और सबसे बड़ा शहर जो है वो है वास्को। वास्को को पूरा अगर बोले तो वास्को डी गामा, वहाँ के लोग इसे वास्को ही कहते हैं। यह है पणजी शहर का चित्र, जो गोवा की राजधानी है। ये भी पणजी का है चित्र। यह चित्र है मर्मगांव, गोवा का एक बड़ा शहर मर्मगांव। यह बंदरगाह भी है मर्मगांव। यह है दूसरा गोवा का बड़ा शहर मड़गांव। और यह गोवा का सबसे बड़ा शहर है वास्को डी गामा या वास्को द गामा, और शॉर्टकट में वहाँ के लोग इसे वास्को कहते हैं। गोवा में जहाँ भी हम अपनी नज़र दौड़ाते हैं, चारों तरफ समुद्र दिखाई देता है, नारियल के पेड़ दिखाई देते हैं, समुद्र तट, और सभी समुद्र तट पर विदेशी और देसी सैलानियों की भीड़ रहती है। इसमें देख सकते हैं समुद्र तट में किस तरह से भीड़ लगी हुई है। समुद्र के भीतर अगर हम नज़र डालें तो इसमें कई तरह के छोटे बड़े नाव, मोटर बोट, समुद्री जहाज हमको दिखाई देते हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनकी मछुआरों की संख्या सबसे अधिक है। जो मछुआरे हैं वो छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं, और ये झोपड़ियाँ वो बांस और नारियल के पत्तों का उपयोग करके बनाते हैं। यहाँ के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय, प्रमुख धंधा है, वह है मछली पकड़ना। क्योंकि समुद्र के किनारे है तो अधिकतर जो लोग हैं मछुआरे हैं, और मछुआरों का प्रमुख काम है समुद्र की मछलियों को पकड़ना। ये मछुआरे अपनी नाव को समुद्र में ले जाते हुए, ढकेलते हुए, मछुआरे समुद्र से छोटी बड़ी कई तरह की मछलियाँ अपने नाव में, जाल में पकड़ करके लाते हैं। इन मछलियों को लाने पर जो मछुआरों की महिलाएं हैं, मछुआरीनें हैं, वो उनको छांटती हैं,
छोटी और बड़ी मछलियों को अलग अलग किया जाता है और जो छोटे छोटे मछलियां हैं उनको धूप में सुखा करके बेचा जाता है और सूखी हुई मछलियों से मछली का तेल भी निकाला जाता है। जो मछलियां हैं उनके निर्यात उनका नहीं किया जाता है। मछलियों को स्थानीय स्तर पे ही लोग खरीद करके खा लेते हैं, खपत यहीं पर हो जाती है इसकी। ये मछुआरे और मछुआरे के बच्चे मछलियों को छांटते हुए, इसमें भी मछलियों के छंटाई का काम हो रहा है। इसमें महिलाएं और पुरुष सभी शामिल हैं। जो महिलाएं हैं मछुआरों के परिवार की, वो स्थानीय बाजारों में मछलियों को बेचती भी हैं। इसके अलावा गोवा के लोग और क्या काम धंधा करते हैं, तो गोवा में खेती की किसानी का भी काम होता है। यहाँ के लोग खेती कृषि भी करते हैं। खेती में यहाँ धान की खेती होती है। इस चित्र में देख पा रहे होंगे धान की फसल है और पीछे नारियल के पेड़ हैं। गोवा में जहाँ भी हम देखें मौसम और यहाँ की जलवायु, मिट्टी सभी नारियल के पेड़ के लिए अनुकूल है, तो यहाँ नारियल की भी खेती होती है। इसके अलावा काली मिर्च की खेती होती है। काली मिर्च आप चित्र में देख पा रहे होंगे, इसे हम अपने यहाँ पर मरीच या गोल मरीच भी कहते हैं। और यह इसके अलावा मसालों की भी खेती हो जाती है गोवा में। काजू यहाँ का प्रमुख फसल है, काजू की भी खेती होती है और यहाँ के काजू जो है अच्छी क्वालिटी के होने के कारण विदेशों में भी इसका निर्यात होता है। काजू में बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, यह फल जो देख रहे हैं यह काजू का फल है और ऊपर वाला हिस्सा ये इसको खाया नहीं जाता। काजू यहाँ पर नीचे में ये वाला हिस्सा काजू है जो नीचे में फला हुआ है, ये इसको फल से तोड़ करके अलग किया जाता है, सुखाया जाता है और उसके ऊपरी परत को साफ़ किया जाता है, तब ये सफ़ेद रंग में दिखता है। हम जो बाज़ारों से काजू खरीदते हैं वह ऐसे हरे रंग का नहीं रहता बल्कि सफ़ेद रंग का होता है। तो काजू का फल इस तरीके से होता है। इसके अलावा गोवा में आम की खेती की जाती है, नारियल की खेती की जाती है और केला की खेती, केले की भी खेती गोवा में की जाती है। यहाँ के लोग नारियल के पेड़ से कई तरह के वस्तुएं, कई तरह के उत्पाद बनाते हैं। नारियल के रेशों से यह झाड़ू बनी हुई है। यहाँ के लोग नारियल के रेशों से झाड़ू भी बनाते हैं। ये झाड़ू देख रहे हैं। नारियल के रेशों से टोकरी बनाते हैं। ऊपर वाला जो चित्र है नारियल के रेशों से ये चटाई बनाया गया है। हमारे यहाँ भी पैर पोंछने के लिए नारियल के रेशों की बनी हुई चटाई का इस्तेमाल करते हैं। और नीचे वाला ये जो चित्र है यह नारियल के पत्तों से बनी हुई चटाई है। नारियल के रेशों से रस्सी भी बनाई जाती है जो बहुत ही मजबूत होती है। ऐसे रस्सी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी हम देखने के लिए हमको मिल जाता है। बाज़ारों में यह उपलब्ध होता है। हार्डवेयर की दुकान में भी नारियल रस्सी हमको मिल जाती है। यह रस्सी काफ़ी मजबूत होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जितनी चीज़ें मैंने बताई वो नारियल के फल से, नारियल के पत्तों से, नारियल के रेशों से बनी हुई चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि गोवा में नारियल बहुत मात्रा में मिलती है, तो उसके किसी भी अंग को, किसी भी उत्पाद को लोग व्यर्थ नहीं फेंकते हैं, सबका उपयोग करते हैं। यह नारियल के रेशों से बनी हुई अन्य सजावटी वस्तुएं हैं जिसमें टोकरियां और पंखे इत्यादि दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर पंखे हैं और ये टोकरियां हैं। मैंने बताया था कि मछली को सुखा करके उसका तेल निकाला जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट करके यानी साफ करके कारखानों में इसको मछली तेल के रूप में निर्माण करके बेचा जाता है। यह दवाई के रूप में काम आता है और मछली तेल में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और विटामिन ई मौजूद होती है। गोवा के मौसम के बारे में जानते हैं बच्चों। गोवा का मौसम बहुत ही सुहाना होता है, बहुत अच्छा रहता है।
यहाँ न तो बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और न ही बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। दिन में उमस होती है और रात ठंडी होती है और यहाँ बरसात भी अधिक होती है। अब हम आगे बात करते हैं। गोवा के समुद्र तट पर एक अनोखी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और यह वनस्पति या यह पौधा समुद्र के खारे पानी में ही पनपती है। इसका नाम मैंग्रोव है। ध्यान रहे, यह एक झाड़ी नुमा पौधा है और यह केवल समुद्र के किनारों में पनपती है और इसका नाम मैंग्रोव है। मैंग्रोव वैसे तो जितने समुद्र तट के इलाके हैं भारत में सभी जगह मैंग्रोव पाया जाता है, लेकिन मैंग्रोव का जो सबसे बड़ा वन है या क्षेत्र है वह है हमारे पश्चिम बंगाल में, जिसका नाम है सुंदरबन। सुंदरबन में सबसे अधिक मैंग्रोव के पौधे पाए जाते हैं। तो गोवा में भी यह मैंग्रोव पौधा पाया जाता है। इसकी खासियत हम आगे देखेंगे। पहले चित्र देख लेते हैं। यह मैंग्रोव वनस्पति है, मैंग्रोव पौधा है। जो देख रहे होंगे आप, देखने में पेड़ जैसा लग रहा है, लेकिन वास्तव में यह एक झाड़ीदार पौधा है और इसकी जड़ें पानी से ऊपर की ओर दिख रही हैं। ये जो नीचे भाग में हम देख पा रहे हैं, ये इसकी जड़ें हैं जो पानी के सतह से ऊपर की ओर दिख रही हैं। मज़ेदार बात यह है कि इसकी जो जड़ें हैं वह नुकीली और दलदल या पानी से ऊपर की ओर निकली हुई रहती हैं। इसमें भी आप इसकी जड़ को देख पा रहे होंगे। ऐसा पौधा है जिसकी जड़ें हमको दिखती रहती हैं। इसमें भी इसकी जड़ें सतह से, पानी से, दलदल से ऊपर दिखाई दे रही हैं। बारीक छोटी छोटी जड़ें हैं जो दिख रहे हैं और ऊपर झाड़ी नुमा यह मैंग्रोव का पौधा। इस चित्र में हम पानी के अंदर मैंग्रोव की जड़ों को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये है मैंग्रोव की जड़ें जो पानी के अंदर में दिखाई दे रहे हैं। ये पानी के भीतर का यह एक कैमरे से लिया गया चित्र है। इसमें ऊपर में देखिए, ये मैंग्रोव का पौधा और उसकी झाड़ियाँ दिख रही हैं और ये जड़ें जो नीचे पानी में घुसी हुई हैं, पानी के अंदर हम अगर देखें तो जड़ें इस तरह से दिखाई दे रही हैं। मैंग्रोव के फल जिस समय पेड़ पर लगे रहते हैं उनमें तभी अंकुरण फूट पड़ता है। इसे पितरस्थ अंकुरण या जरायुजता भी कहते हैं। इस अंकुरित फल में से जड़ें निकल आती हैं, तब यह टूट करके नीचे दलदल पर गिर जाता है और वहीं उगाता है। इस बात को एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। फल लगा हुआ होता है उसके पौधे पर और पौधे में फल लगे हुए ही इसमें अंकुरण फूट पड़ता है, इसकी जड़ें निकलने लगती हैं और जब यह फल टूटता है पक करके, तो उसकी जड़ें जो पहले से अंकुरित हैं, निकली हुई हैं, वो सीधे जाके नीचे पानी में या दलदल में जाके धंस जाती हैं और वह पौधा वहीं पर पनपने लगता है। इसमें देखते हैं मैंग्रोव पौधे की फल और उसके जड़ों को। फल लगे हुए ही ये अंकुरित होकर के इसकी जड़ें आना चालू हो गई हैं। आगे चित्र में और हम बताएंगे इससे बड़ी जड़ें। ये देखिए, यह भी मैंग्रोव का एक चित्र है जिसमें इसके फल से, ये फल हैं, इसमें फल दिखाई दे रहे हैं, ये काले काले, और उसमें तभी अंकुरण आ गया है जब ये पेड़ पर लगा हुआ है और अंकुरित होकर के इसकी जड़ें नीचे की ओर जा रही हैं। ये इसकी जड़ें हैं और जब यह टूट करके गिरेगा तो चूंकि इसकी जड़ें पहले से आ चुकी हैं तो यह तुरंत पनपना चालू कर देता है। इस चित्र में भी हम मैंग्रोव के फल और उसके जड़ों को देख सकते हैं। गोवा में बहुत सारे समुद्र तट हैं। 20-21 समुद्र बीच हैं जहां लोग नहाते हैं, समुद्र का मज़ा लेते हैं, मौसम का मज़ा लेते हैं। समुद्री बीच क्या होता है? बीच शब्द अंग्रेजी का है और समुद्री शब्द हमारा हिंदी का है। तो बीच, BEACH, बीच का मतलब होता है समुद्री तट।
समुद्र का वह किनारा जो कम ढाल वाला होता है और जहाँ समुद्र की लहरें कम ऊंची उठती है, उस जगह को बीच कहते हैं। समुद्री बीच या बीच, सी बीच अंग्रेजी में पूरा कहें तो सी बीच, सी माने समुद्र, बीच समुद्र का तट। तो कैसा समुद्र का तट? समुद्र का वह किनारा जो कम ढाल वाला होता है, ढलान कम होता है, यानी धीरे धीरे करके गहराई होगा, समुद्र में उतरते जाएंगे, नहाते जाएंगे तो। और यहाँ जो समुद्र की लहरें हैं वो कम ऊंची उठती हैं। ज़्यादा ऊंची उठेंगी तो लोग वहाँ नहाएंगे नहीं, डरेंगे। कम ऊंची उठती है तो लोग वहाँ नहाते हैं, डरते नहीं। तो इसे कहते हैं समुद्री बीच। ये समुद्री बीच है और गोवा का प्रसिद्ध समुद्री बीच कालिंगुट है। यहाँ काफ़ी रौनक होती है। बहुत सारे जो पर्यटक हैं भारत से जो गोवा घूमने जाते हैं, विदेशों से जो गोवा आते हैं, वे इन समुद्री बीचों पर अपना बहुत समय गुजारते हैं, समुद्र में नहाते हैं, समुद्र के किनारे घूमते हैं। तो कालिंगुट गोवा का प्रसिद्ध समुद्री बीच है। ये भी और कुछ गोवा के समुद्री बीच हैं। देखिए, समुद्र का तट है जहाँ पर तट भी है और समुद्र की लहरें भी हैं। इन बीचों पर क्योंकि छाया नहीं होती है, तो जो स्थानीय लोग हैं, जो पर्यटकों को कुछ सहूलियत देते हैं, वो लोग टेंट जैसा या छाते का व्यवस्था करते हैं ताकि जो सैलानी या पर्यटक हैं वो कुछ देर इनमें आराम कर सकें, या धूप लगती है तो उस छांव में थोड़ी देर बैठ सकें। यह भी एक समुद्र का किनारा है। तट के ऊपर देखें तो हमको नारियल के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, एक समुद्री बीच है जिसमें काफ़ी रौनक है। इस किनारे से लेकर के यहाँ अंत तक जिधर भी हम नज़र दौड़ाते हैं पूरा भीड़ दिख रहा है। लोग इन तटों पर घूमते हैं, समुद्र में नहाते हैं और मज़ा लेते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का पहनावा है, क्योंकि यह यहाँ पर महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों राज्यों से इसकी सीमाएं छूती हैं। तो यहाँ के लोगों के परिधान में महाराष्ट्र का भी असर है और कर्नाटक का भी असर है। यहाँ के स्थानीय महिलाओं के वस्त्र है जो साड़ियाँ पहनती हैं। अब बात करते हैं गोवा के चर्च की। गोवा में छोटे बड़े करके 400 से भी अधिक चर्च हैं और गोवा अपने समुद्री तटों के लिए जितना जाना जाता है उतना ही इसके बड़े बड़े चर्च के लिए, सुंदर सुंदर चर्च के लिए भी जाना जाता है। ओल्ड गोवा का यह एक चर्च है और यह है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस का चर्च। बहुत बड़ा चर्च है, प्राचीन चर्च है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अंकित है इसका नाम, और यह गोवा में स्थित है। यहाँ जो विदेशी सैलानी आते हैं गोवा घूमने के लिए, इस चर्च को जरूर जाते हैं देखने के लिए। चर्च क्या होता है, ये भी मन में प्रश्न उठ रहा होगा, तो इसको भी बता देता हूँ। ईसाई धर्म के लोगों का पूजा स्थल, जैसे हिंदू धर्म के लोगों का पूजा स्थल होता है मंदिर, हम लोग मंदिर जाते हैं, ऐसे ही ईसाई धर्म के लोग जहाँ पूजा या प्रार्थनाएं करने के लिए जाते हैं उसको कहते हैं चर्च। हिंदी में कहते हैं इसको गिरजाघर। अभी मैं एक और आप लोगों को चर्च बता रहा हूँ। यह जो चर्च है यह है सी कैथेड्रल और यह गोवा का सबसे बड़ा चर्च है। सामने में जीसस की मूर्ति लगी हुई है और यह चर्च सुंदर है और गोवा का सबसे बड़ा चर्च है। आगे मैं बहुत सारे आपको सुंदर सुंदर चर्च दिखाऊंगा। ये देखिए, एक चर्च है, ये भी एक चर्च है, सेंट कैथरीन चर्च, चैपल ऑफ सेंट कैथरीन। ये भी एक चर्च है, सुंदर सफ़ेद रंग में बना हुआ। ये भव्य विशाल चर्च, चर्च ऑफ सेंट गैस्टेन। ये भी एक चर्च है, बहुत विशाल, बहुत बड़ा, डिजाइन इसका बाकी से अलग है। तो गोवा में विशाल बड़े बड़े चर्च मौजूद हैं। मैं उसमें से लगभग आपको 15-20 चर्च के नमूने बता रहा हूँ, जबकि मैंने बताया कि गोवा में 400 से भी अधिक चर्च हैं।
तो देखिए ये स्थापत्य कला के कितने उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ये आज के चर्च नहीं है, पुराने पुराने चर्च हैं। जिस समय पुर्तगालियों का गोवा पे शासन था उस दौरान के निर्माण किए हुए चर्च हैं। सेंट डियागोस चर्च है ये भी देखिए, सांता क्रूज चर्च, चैपल ऑफ सेंट कैथरीन, ये बहुत सारे चर्च हैं यहाँ पर और सभी एक से एक। अद्भुत, विशाल, अनुपम, अद्वितीय। गोवा में 400 से भी अधिक छोटे बड़े चर्च मौजूद हैं। अच्छा बच्चों, गोवा का प्रमुख त्यौहार क्या है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो गोवा का प्रमुख त्यौहार है क्रिसमस। क्रिसमस त्यौहार को यहाँ के लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है और इस दिन क्या बोलते हैं, हमारे स्कूलों में छुट्टी रहती है। आप लोग सेंटा क्लॉज का नाम सुने होंगे। सेंटा क्लॉज ये जो लाल रंग का लाल टोपी पहने हुए, पुस्तक पकड़े हुए या गिफ्ट पकड़े हुए एक आदमी, एक बूढ़ा आदमी दिख रहा है, इसे ही सेंटा क्लॉज कहा जाता है। और ये जो पास में एक पेड़ जैसा पौधा जैसा है, इसे क्रिसमस ट्री कहा जाता है और इस क्रिसमस ट्री को लाइट के द्वारा सजाया जाता है। ये गोवा का क्रिसमस के दौरान लिया गया एक चित्र है जिसमें बच्चे यहाँ पर क्रिसमस का मज़ा ले रहे हैं। क्रिसमस ट्री सजा हुआ है और उसके आसपास बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है लाइट के द्वारा। और यहाँ जो ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस तरह से इस पाठ के बारे में जितनी भी पुस्तक में बातें दी गई थी सबको हमने कवर करते हुए यह एक शैक्षणिक वीडियो बनाने का प्रयास किया है। आशा है यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।